चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत एक विजिट के लिए आए हैं। विजिट का पर्पस है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक मैकेनिज्म। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स SRT भारत और चाइना के बीच में एक बड़ा दिलचस्प और यूनिक सा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में ये बना कैसे, ये अगर आप समझेंगे तो आप इस मीटिंग के महत्व को भी समझ पाएंगे। विश्व तौर पर जब भी हम देखते हैं कि किसी दो देशों के बीच कभी भी कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट रहा हो, वो चाहे यूरोप में हो, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, वो चाहे फॉर दैट मैटर साउथ ईस्ट एशिया में हो या लैटिन अमेरिका में हो, तो अक्सर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि दो देश अपने मिलिट्री के कमांडर्स को एंगेज करने के लिए बोलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि मिलिट्री ही बॉर्डर को मैनेज करती है, तो मिलिट्री के कोर कमांडर्स अगर दोनों देशों के मिलकर किसी भी बॉर्डर के मसले का हल निकाल पाएँ तो वो सबसे आइडियल सोल्यूशन माना जाता है। लेकिन कई बार मिलिट्री के कोर कमांडर्स को मदद करने के लिए एक सेकंड लेयर क्रिएट की जाती है। वो सेकंड लेयर होती है डिप्लोमेटिक कोर की, यानी कि जो आपकी कंट्री का डिप्लोमेटिक स्टाफ है। आपके देश का डिप्लोमेटिक स्टाफ कई बार मिलिट्री के कोर कमांडर्स के साथ मिलकर बॉर्डर के मसले पे बैठकर एक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल लॉ का पर्सपेक्टिव लाकर उस मसले को हल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर का विवाद है, ये विवाद कोई आज का नहीं है, ये ब्रिटिश के समय का है। ब्रिटिश जब भारत में आए थे और जब उन्होंने भारत को कॉलोनाइज किया था, तब से लेकर जब तक ब्रिटिश फाइनली भारत को छोड़कर 1947 में नहीं गए, तब तक दोनों देशों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच, पहली बात तो ये बॉर्डर का विवाद उस समय से चल रहा था। ब्रिटिश एक कंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर को नहीं डेवलप कर पाए। उन्होंने अलग अलग प्रकार के अग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स किए, बट वो टेम्पररी थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद भी जो दो कोर मैकेनिज्म्स अक्सर काम करे बॉर्डर के लेवल पर, वो थे डिप्लोमेटिक लेवल के मैकेनिज्म्स और दूसरे थे बेसिकली हमारे मिलिट्री कोर कमांडर्स के मैकेनिज्म्स। लेकिन आज जब हम भारत और चाइना के बॉर्डर विवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक का, SRT का मैकेनिज्म, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक है क्योंकि यहाँ पर एक मिलिट्री कोर कमांडर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक तीसरी लेयर क्रिएट की गई है और वो लेयर है पॉलिटिकल लेवल की। पॉलिटिकल लेवल का मतलब ये हुआ कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स में पॉलिटिकल डायरेक्शन दोनों देशों को, यानी कि स्ट्रेटेजिक गाइडेंस बाय पॉलिटिकल एक्टर्स दोनों देशों को देखनी होगी बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व करने की। पर इस चीज़ की आवश्यकता हुई कैसे और ये आया कैसे? भारत और चीन के बीच में 1962 में एक झड़प हुई थी। झड़प का सबसे बड़ा कारण था कि मिलिट्री को आगे कर दिया गया और डिप्लोमेटिक लेवल जो है उस समय इस चीज़ के मसले को इफेक्टिवली रिजॉल्व नहीं कर पाया। इस कॉन्टेक्स्ट में मिलिट्री के साथ दोनों देशों के बीच में एक क्लैश हुआ। 1962 के इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये बैठी, और खास करके 1970s के डेकेड्स में, कि हमारे को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व करने के लिए। 1970s में जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना की एक विजिट के लिए गए तो उस विजिट में उन्होंने जाकर ये बात का उल्लंघन किया वहाँ पर कि हमें इस मोमेंट पर चाइना के साथ अगर कुछ चाहिए तो एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होना चाहिए बॉर्डर के विवाद को टैकल करने के लिए। पर बड़े लंबे समय तक वो चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाई। अटल बिहारी वाजपेयी जब खुद प्रधानमंत्री बने उसके बाद 2003 में फाइनली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक का जो मैकेनिज्म है, जिसको हम SRT कहते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। SRT को जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया 2003 में, तो उस समय ये एक पॉलिटिकल लेवल पर थर्ड लेयर पहली बात तो क्रिएट की गई। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो 2005, 2 साल के बाद देखा गया। 2 साल 2003 से लेकर 2005 तक जब SRT के डायलॉग्स हुए, जहां पर पॉलिटिकल लेवल के तहत दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी, और पॉलिटिकल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर, 3 अलग अलग लेवल्स पर जब चर्चा करी, तो उसके बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट अब तैयार हो चुका है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि 2005 में, यानी कि 2005 में सबसे पहले एक अग्रीमेंट क्रिएट किया गया, और ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स SRT का सबसे पहला अचीवमेंट भी था। इस अग्रीमेंट का नाम था अग्रीमेंट फॉर पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये जो अग्रीमेंट फॉर पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स था, इसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें की गई। सबसे पहले ये बात बोली गई कि इस बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमें 3-4 चीज़ों पर फोकस करना है। वो है सबसे पहला कि पॉलिटिकल लेवल पर हमें प्रिंसिपल्स बनाने हैं कि बॉर्डर का मसला रिजॉल्व कैसे होगा। ये दोनों देशों के बीच एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यूनिक फॉर्मेट था जो विश्व तौर पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल डायरेक्शन देगी कि पहली बात बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बोली गई वो ये थी कि जो हिस्टोरिकल एविडेंस है दोनों देशों के पास कि कौन सी जगह पर, कहाँ पर
किस देश की सीमा होनी चाहिए, उस एविडेंस को शेयर करके एक दूसरे के साथ रखा जाएगा और दोनों देश एक दूसरे के हिस्टोरिकल एविडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर यह बात भी बोली गई कि जो जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहाँ पर जो बॉर्डर पॉपुलेशन रहती है उस बॉर्डर पॉपुलेशन से पूछा जाएगा कि आपके ओपिनियन और विशेष इस बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व करने के क्या हैं। तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक एंगल भारत ने इनकॉर्पोरेट करवाया था 2005 में, वो भी एक ऐसी कंट्री से, चाइना जैसी, जिसमें कोई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये सटल तरीका था भारत का चाइना को उस लेवल पर काउंटर करने का भी। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी बोला गया कि प्रैक्टिकल लेवल पर एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे और एडजस्टमेंट्स जो हैं ये पॉलिटिकल लेवल पर डिसाइड होंगे और ये सारी चीज़ें जब रिजॉल्व हो जाएंगी तो फाइनली एक डिमार्केशन मैप पे की जाएगी और बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व किया जाएगा। जब ये मैकेनिज्म क्रिएट हुआ तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ग्लोबल लेवल पर लिटरेचर था उसमें बहुत चर्चा हुई कि कैसे इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में, जहाँ पर 3 अलग अलग लेयर्स हैं, जिसमें टॉप लेवल पर पॉलिटिकल लेयर, फिर डिप्लोमेटिक लेयर और फिर मिलिट्री लेयर, ये काम करेगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2012 तक एक समस्या पैदा हुई। 2005 से लेकर 2012 तक के ये जो 7 साल का पीरियड था, इस 7 साल के पीरियड में एक चीज़ बार बार भारत और चाइना ने दोनों ने ऑब्जर्व करी कि डे टू डे लेवल पर जितना भी बॉर्डर के ऊपर मैनेजमेंट हो रहा था, बॉर्डर के ऊपर जो पेट्रोलिंग हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पर टेंशन पैदा होती थी। अब सवाल ये था कि ये जो डे टू डे लेवल पर टेंशन पैदा हो रही है, इस टेंशन को रिजॉल्व कैसे किया जाए। इस टेंशन को रिजॉल्व करने का दोनों देशों ने 2012 में एक नया इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट निकाला। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हम एक डिप्लोमेटिक लेवल पर एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करें। और वो मैकेनिज्म जो क्रिएट किया गया उसका नाम था WMCC, जिसका नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन जो है, WMCC जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर ये बात बोली गई कि दोनों देश अपने अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरीज के तहत एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश करेंगे। हॉटलाइन का मतलब ये हुआ कि यदि डे टू डे लेवल पर बॉर्डर को मैनेज करने में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आती है तो WMCC के मैकेनिज्म के तहत जॉइंट सेक्रेटरीज दोनों देशों के एक दूसरे के साथ इंस्टेंटली फ़ोन पर बात करके इस मसले का हल निकालेंगे ताकि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन दिक्कत हुई 2020 में, क्योंकि 2020 में जब गलवान घाटी का क्लैश हुआ और जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि जो पूरा का पूरा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक का जो मैकेनिज्म, जिसमें पॉलिटिकल लेवल पर डायरेक्शन दी जा रही थी, वो सडनली ऑफ कर दिया गया। क्योंकि भारत ने ये बात बोली कि हमें पॉलिटिकल लेवल पर बाउंड्री का मैनेजमेंट इस तरीके से किसी भी देश के साथ, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, नहीं करना है यदि चाइना अग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट और रिगार्ड ना दे। इसके बाद जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स गलवान घाटी के क्लैश के बाद ऑफ हुआ तो उस समय पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व करने की और गलवान घाटी के बाद पूरे के पूरे बॉर्डर के टेंशन को डिफ्यूज करने की आई सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस पे। पहला मिलिट्री के जो कोर कमांडर्स थे और दूसरा WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो इन दोनों ने, मिलिट्री कमांडर्स ने और WMCC मैकेनिज्म ने मिलकर लगभग 3.5-4 साल का समय लगाकर पूरे के पूरे मसले में डिसएंगेजमेंट किया। और इस डिसएंगेजमेंट के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि ग्राउंड लेवल पर उस समय 2020 से लेकर 2024 तक पिछले 4 साल में 2 डायनेमिक्स बॉर्डर लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे। WMCC ऑपरेट कर रहा था और साथ ही में जो ऑपरेट कर रहा था वो था मिलिट्री कोर कमांडर्स की रेगुलर लेवल पे मीटिंग, चाहे वो इंडिया के साइड हो रही हो या चाइना के साइड हो रही हो। जब ये दोनों ने डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स को यानी कि पॉलिटिकल डायरेक्शन को रिवाइव किया जा सकता है। और रिवाइव करने के लिए सबसे अच्छा मौका और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया, क्योंकि अमेरिका ने जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में पूरे वर्ल्ड को धकेल दिया, तो उस समय इंडिया और चाइना को ये रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ना हम बॉर्डर को डी रिस्क करके एक बैंडविड्थ को एक्सप्लोर करें जो कि जियो इकोनॉमिक्स लेवल पर दोनों देशों को इंगेज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन लिया गया कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स मैकेनिज्म जो है, SRT जो है, वो एक मैक्रो स्टेबिलिटी के इंस्ट्रूमेंट के नज़रिए से देखा जाए और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को मिटिगेट करने के लिए इसमें एक मीटिंग करी जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात तो ये मीटिंग 2025 में फाइनली अब आपके सामने है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में किन चीज़ों के ऊपर चर्चा की जा रही है। आज भारत और चाइना दोनों एक पॉइंट पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि नंबर 1, अगर हमें बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व करना है, बॉर्डर को डी रिस्क करके रखना है लार्जर जियो इकोनॉमिक एंगेजमेंट से, तो उसका तरीका एक ही है। और तरीका ये है सबसे इम्पोर्टेंटली कि हमें ये इंश्योर करना है कि बॉर्डर लेवल पर दोनों देश अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय ना करें।
इस रीज़न से जो ये 2025 में मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट डिस्कशन में आया है कि आज क्या हम ड्रोन्स का, क्या हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का प्रयोग करके बॉर्डर के लेवल पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, जिसके तहत दोनों देश अपने ट्रूप डिप्लॉयमेंट को बॉर्डर लेवल से दूर रखें। क्योंकि ट्रूप डिप्लॉयमेंट करना दोनों देशों के लिए एक खर्चे की बात है। भारत जैसे देश के लिए एक फजूल का खर्चा है, चाइना के लिए भी एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। तो क्यों ना पहली बात तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और टेक्नोलॉजी के तहत अरेंजमेंट्स किए जाएं, जिससे ये इंश्योर किया जाए कि आने वाले समय में ऐसी एक परिस्थिति पैदा हो जहां पर ना तो इंडिया को कोई खर्चा करना पड़े और ना ही चाइना को खर्चा करना पड़े, बट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बॉर्डर ट्रैंक्विल लेवल पर मैनेज हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये बात हुई कि अगर हम टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ फुट सोल्जर्स को हटाकर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन को लेकर। क्योंकि बॉर्डर के आसपास, कंसिडरिंग कि आज की डेट में दोनों देशों के पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इफेक्टिव बॉर्डर कहाँ है, दोनों एक इमेजिनरी लाइन के बेसिस पे बॉर्डर को मैनेज करती हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन की गतिविधि को रोका जाए। और इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक डिस्कशन के दौरान एक पॉइंट उठा है कि क्या 10 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, और चाइना इस बात पे सहमत है। चाइना कहता है कि ठीक है, यदि किसी भी प्रकार के कोई भी बॉर्डर लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मेंटेन करने की आवश्यकता है तो 10 दिन का एक एडवांस्ड नोटिस दोनों देश देंगे। इससे कम से कम ये होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर एक्टिविटी की जा रही है या मेंटेनेंस भी की जा रही है, कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटी की, कोई बॉर्डर पिलर की या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, तो कम से कम दोनों देश एक दूसरे को एक आपत्ति के नज़रिए से नहीं देखेंगे। तीसरा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली एक सेक्टोरल लेवल की हॉटलाइन तैयार की गई है। भारत ने ये प्रपोजल दिया कि क्यों ना बॉर्डर लेवल पर एक ब्रिगेड रैंक पर हम लोग ये इंश्योर करें कि एक डायरेक्ट हॉटलाइन मिलिट्री कमांडर्स के बीच में हो। और ये मिलिट्री कमांडर्स के बीच की हॉटलाइन ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी को मैनेज करेगी, बॉर्डर को मैनेज करने के लिए और देखने के लिए, बल्कि यहाँ पर एक प्री क्लियर्ड इवैक्यूएशन कॉरिडोर भी बनाया जाए। क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेशन लेवल पर ट्रूप का प्रेजेंस होना आवश्यक है। और अगर ट्रूप्स का प्रेजेंस बॉर्डर के आसपास आवश्यक है, चाहे वो पेट्रोलिंग ना करें, पेट्रोलिंग चाहे टेक्नोलॉजी से हो, लेकिन ट्रूप के प्रेजेंस का मतलब ये है कि ट्रूप्स एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहेंगी, और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहने की वजह से ट्रूप्स की हेल्थ के ऊपर एक इशू आएगा। तो क्यों ना एक प्री क्लियर्ड लेवल पर इवैक्यूएशन कॉरिडोर बनाया जाए, जिस कॉरिडोर के तहत ये चीज़ इंश्योर की जाए कि यहाँ पर दोनों देश इस कॉरिडोर के तहत अपने कोई भी हॉस्टाइल वेदर में अफेक्टेड ट्रूप्स को, सोल्जर्स को इवैक्यूएट करे बिना किसी टेंशन के सोर्स को जस्टिफाई किए हुए। ये चीज़ वहाँ पर आज सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी चाहे 2020 से लेकर 2024 तक एंगेजमेंट और डिस्कशन होता रहा, लेकिन दो पर्टिकुलर ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, देपसंग और देमचौक, जहां पर अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। यहाँ पर WMCC और साथ में मिलिट्री कोर कमांडर्स दोनों आज लगे हुए हैं एक दूसरे से इंगेज करने में। तो भारत का ये प्रपोजल है कि क्यों ना देपसंग और देमचौक की प्रॉब्लम को हम लोग एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक लेवल पर, यानी कि एक पॉलिटिकल लेवल पर ही ले आए। और क्यों ना देपसंग और देमचौक की प्रॉब्लम को अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर सॉल्व करें तो ये एक आने वाले समय में इंडिया और चाइना के लिए एक फ्यूचर बेंचमार्क बनेगा कि कोई भी फ्रिक्शन पॉइंट जो कि WMCC लेवल पर या ही मिलिट्री लेवल पर अगर रिजॉल्व नहीं होता तो कम से कम पॉलिटिकल लेवल पर सेटलमेंट किया जा सकता है। ये एक मैच्योर डिसीजन है, जिससे कि एक नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चाइना के साथ किया जा रहा है कि देपसंग लेवल पर और देमचौक लेवल पर किस तरीके से पॉलिटिकल लेवल पर SRT के थ्रू इन पर्टिकुलर फ्रिक्शन पॉइंट्स का मसले को हल किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आज इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के दौरान एक एस्केलेशन लैडर भी डेवलप की गई है। आज ये बात बोली गई है कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन पॉइंट होता है तो ब्रिगेड लेवल पर दोनों देश अपने आर्म्ड फोर्सेस के तहत, मिलिट्री कोर कमांडर्स के तहत 30 मिनट के अंदर अंदर एक दूसरे को इंटीमेट करेंगे। 30 मिनट के अंदर अंदर इंटीमेट करके अगर मामला मिलिट्री लेवल पर हल हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो इसका एस्केलेशन लैडर है कि अगले 48 घंटे में ये मैटर जो है WMCC लेवल तक आएगा। यानी कि अगर मिलिट्री कोर कमांडर्स एक फ्रिक्शन पॉइंट को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो 48 आवर्स के अंदर अंदर ये मैटर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स के पास आएगा और फिर एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का यहाँ पर एक गुहार लगाई जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि यदि अगर ये गुहार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रिजॉल्व नहीं होती है और एक पॉलिटिकल लेवल का सोल्यूशन मांगती है तो यहाँ पर एस्केलेशन लैडर में तीसरा लेवल जो है वो ये है कि 7 डेज के अंदर अंदर अगर मसला हल नहीं होता है तो वो मैटर ऑटोमेटिकली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक लेवल पर चला जाएगा और एक पॉलिटिकल लेवल पर मसले को हल किया जाएगा। मूल रूप से कहने का मकसद ये है कि इंडिया और चाइना ने इस पर्टिकुलर मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से एक नया इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट के अंदर सब फॉर्मेटिंग क्रिएट की है। यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ट्रंप को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैरिफ की लड़ाई लड़ेंगे,
और भारत को इस प्रकार से टेरराइज करेंगे, वो भी इकोनॉमिक टेररिज्म के तहत टैरिफ्स लगाकर, तो भारत के पास तो ऑप्शंस बहुत हैं। अमेरिका एक ऑप्शंस में लिमिट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इस समय की जो रणनीति चला रहा है उसमें वो दोस्त बनाने के बजाय दुश्मन ज़्यादा पैदा कर रहा है। और भारत के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तहत ये चीज़ को एम्फोसाइज कर रहा है कि देखिए अमेरिका, आपकी तरफ से इकोनॉमिक कोवर्शन और इकोनॉमिक टेररिज्म हुआ तो मेरे पास ऑप्शन है चाइना के साथ इंडिविजुअली एंगेज करने का। आपने मेरे पे ज़्यादा प्रेशर किया तो मैं यहाँ पर एंगेज करूँगा चाइना के साथ, रशिया को मिलाकर RIC ट्राइलैटरल को लेके। तो चॉइस आपका है कि आप हमें कितना पुश करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका की रणनीति हमेशा से ऐसी रही है। जितनी बार उसने कोवर्शन और प्रेशर का टैक्टिक प्रयोग किया है एक डिजायर्ड आउटकम को लाने के लिए, उसका उल्टा ही उसने अंत पाया है। तो यहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक मैकेनिज्म में, अब वो चाहे रेयर अर्थ मेटल्स हो, वो चाहे आज की डेट में फर्टिलाइजर हो, या वो आज की डेट में बॉर्डर लेवल पर ट्रैंक्विलिटी हो, एक नया चैप्टर इंडिया चाइना रिलेशंस में खुल रहा है। और आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री की विजिट अब चाइना में होगी, तो चाइना हो या SCO हो, दोनों जगह पर एक नया डायरेक्शन दिखेगा। और हम देखेंगे सुन कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद जी जिनपिंग की विजिट इंडिया में होगी और इंडिया चाइना रिलेशंस एक नए तौर से देखे जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अल्टीमेटली यही उठेगा कि चाइना का पाकिस्तान का रवैया क्या होता है। वो डिपेंड करता है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस अब किस प्रकार से इवॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत ने ये रेड लाइन कम्युनिकेट कर दी है चाइना को, आप जितना मर्जी पाकिस्तान का समर्थन कीजिए, आप उसको जो मर्जी करना है कीजिए, वो आपका एक एज अ सोवरेन नेशन एक राइट है, लेकिन उसको रिटेलिएट करना अगर उसने हमारे ऊपर कोई गतिविधि करी वो फिर हमारा भी इंडिविजुअल राइट है। इस मोमेंट पर चाइना ये चीज़ के ऊपर कॉशियस है, क्योंकि उसको पता है कि वो इंडिया के साथ एंगेजमेंट रखना चाहता है, क्योंकि उसके लिए अगर US मार्केट नहीं तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। आने वाले समय में देखते हैं कि रिलेशंस और कैसे अनफोल्ड होते हैं, बट आज की परिस्थिति ये है कि एक पॉजिटिविटी ज़रूर दिख रही है, सब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एंगेजमेंट ज़रूर दिख रही है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसे चीज़ें इवॉल्व करती हैं, और टाइम बताएगा कि क्या चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। धन्यवाद।